उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत। आज के अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा। पूर्वोत्तर डायरी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन राज्यों की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली भारत की समृद्ध धरोहर को और भी सुंदर बना देते हैं। ये राज्य अपने अपने विशेष लोक संगीत, नृत्य शैलियों, त्योहारों और शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी गहन सांस्कृतिक पहचान है। अरुणाचल प्रदेश की नदियां और पहाड़ यहाँ की संस्कृतियों की विशेषता हैं। मिजोरम का चेउरिल नृत्य उनके उत्सवों को और समृद्ध बना देता है। मेघालय के खासी लोगों की जीवन शैली में प्रकृति की झलक मिलती है और असम का सत्तरिया नृत्य भक्ति और संस्कृति का संगम पेश करता है। साथ ही नागालैंड के विविध जनजातीय समुदाय, सिक्किम का बौद्ध परंपरा से सजीव जीवन, मणिपुर के अनोखे मार्शल आर्ट्स और त्रिपुरा के शिल्पकारों की कला आपको इस क्षेत्र के विविध आयामों से परिचित कराती है। आइए भारत के इस अनोखे पूर्वोत्तर क्षेत्र के रंगों, उसकी सुगंध और उसके संगीत से भरे वातावरण का अनुभव करते हैं। कार्यक्रम के पहले चरण में हमेशा की तरह बात एक खास पूर्वोत्तर राज्य की। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर। सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। लेप्चा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़, दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चौकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेंत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थुक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है।
चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख समाचारों और सूचनाओं के बारे में नेहा गोस्वामी से। बीते शुक्रवार को गुवाहाटी से 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से निर्मित टेटेलिया स्टेशन यार्ड पर एक नए रोड ओवरब्रिज को शुरू किया गया। नई शुरू की गई रेलगाड़ियों में शामिल है गुवाहाटी से न्यू बोंगाईगांव तक दैनिक पैसेंजर ट्रेन, तिनसुकिया से लेकर नाहरलागुन तक त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और गुवाहाटी से उत्तर लखीमपुर तक द्वि-साप्ताहिक जन शताब्दी एक्सप्रेस। इन रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन सेवाओं से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और असम तथा आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यात्रा के विकल्प बेहतर होंगे। इसके अलावा समारोह के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा निर्मित टेटेलिया स्टेशन यार्ड पर एक नए रोड ओवरब्रिज को आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया जाएगा। ROB नंबर 59A का निर्माण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से 72 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया गया था, जो टेटेलिया स्टेशन यार्ड पर लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या ST-22 की जगह लेगा। संचार और सांस्कृतिक एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर बीते शुक्रवार को ही गुवाहाटी से आकाशवाणी कोकराझार के 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। 1999 में आकाशवाणी कोकराझार केंद्र की स्थापना हुई थी। कोकराझार के विविध आदिवासी समूहों और समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का एक मंच रहा है। स्टेशन ने स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, सूचना और मनोरंजक कार्यक्रमों के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2012 में स्थापित 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की सीमाओं और 100 वाट FM ट्रांसमीटर की सीमित रेंज को देखते हुए इस 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए रेडियो प्रसारण के लिहाज से बड़ा विकास है। नया ट्रांसमीटर 70 किलोमीटर के दायरे में उच्च गुणवत्ता FM प्रसारण प्रदान करेगा और कोकराझार, धुबरी, बोंगाईगांव और चिरांग के आसपास के जिलों के 30 लाख से अधिक निवासियों तक अपनी पहुंच का विस्तार करेगा। आकाशवाणी कोकराझार किसानों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़कर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका को और बढ़ाएगा। आकाशवाणी कोकराझार अब बोडो लोक संगीत, राजवंशी गीतों और अन्य आदिवासी धुनों वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को विस्तार देगा और इससे क्षेत्र के सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
और अब कार्यक्रम में नजर डालेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट पर। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी धर्म एवं सांस्कृतिक सोसाइटी इस वर्ष अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। इस मौके पर एक खास आयोजन भी रखा गया है। हमारे संवाददाता राकेश डोले ने इस बारे में एक रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1 महीने तक चलने वाले इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओरम, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने किया। इस साल का थीम अपने पूर्वजों का सम्मान, अपनी आस्था का उत्सव और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना है। इस थीम से यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश की पहचान को परिभाषित करने वाले परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने के प्रति सोसाइटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जुअल ओरम ने स्वदेशी परंपराओं को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सतत प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी ने स्वदेशी धरोहर को संरक्षित करने में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने यो भी कहा कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश की विविधता को सम्मानित और संरक्षित करने वाले प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संबोधन में राज्य की विविध समुदायों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पिछले 25 वर्षों से सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश की भूमिका की प्रशंसा की। शुभारंभ समारोह में राज्य की सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। प्रतिभागियों ने पारंपरिक नृत्य, मधुर स्वदेशी संगीत और विभिन्न समुदायों द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने अरुणाचल की कई जनजातियों के अनूठे रीति रिवाजों, परिधानों और परंपराओं को दर्शाया, जो विविधता में एकता की भावना को उजागर करते हैं। इस समारोह ने राज्य के हर कोने से स्वदेशी समुदायों को एक साथ लाने का कार्य किया, जिससे गौरव और जुड़ाव की भावना को बल मिला। प्रतिभागियों ने शिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय व्यंजन दर्शित किए, जिससे उपस्थित लोगों को अरुणाचल प्रदेश की विरासत का एक समृद्ध अनुभव मिला। इस कार्यक्रम की सफलता सरकार, समुदायों और व्यक्तियों की इस सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि वे राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मनाते रहें और उसे संरक्षित करें। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। वर्भसल सिक्किम के युवा साहित्यकार बराल अनंत को नेपाली भाषा के पुस्तक कथा संग्रह छिचिमिरा के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारी संवाददाता उषा शर्मा ने श्री बराल से बातचीत की। नमस्कार श्रोताओं, साहित्यकार युवा बराल अनंत को नेपाली भाषा की पुस्तक कथा संग्रह छिचिमिरा के लिए इस वर्ष यानी 2024 की साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नॉर्थ ईस्ट डायरी में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री युवा बराल। आपको हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले लेखन कार्य कब शुरू हुआ आपकी और पहली रचना कब प्रकाशित हुई? मेरा लेखन कार्य सन 1993 से शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी थी फूल नामक शीर्षक में। उसके बाद प्रकाशित रचना में मेरा कथा विभत्स घर शीर्षक का एक कथा था, जो 1997 में सिद्धि नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो पश्चिम सिक्किम का एक देन्ताम करके एक जगह है, वहां से शुरू हुआ था मेरा वो पहला रचना प्रकाशित होना। उसके बाद मेरा पहला कविता संग्रह 2003 में प्रकाशित हुआ था, घात प्रतिघात का ऐठनहरू। और 2003 के बाद 2010 में मेरा पहला कथा कहानी का एक संग्रह जीवनी नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 2010 में। उसके बाद दूसरा कथा संग्रह एक छोटी लघु कथा संग्रह जो गोजिका नामक एक कथा संग्रह था, वो 2017 में प्रकाशित हुआ। और ये छिचिमिरा जो जिसने इस बार 2024 के लिए वो चयन हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, वो 2018 में प्रकाशित हुआ था। जी, आपकी पहली कृति कविता संग्रह है, पर कथा लेखन के प्रति आपको रुचि कैसे जगी? हालांकि मैंने शुरू में कविता लिखी थी, उसके साथ साथ मैं कथा लिख रहा था।
जब 2005 में मेरा कथा को एक पुरस्कार मिला, एक कथा जो मैंने लिखा था जीवनी नामक कथा, उसको पुरस्कार मिला। गान्तोक की एक प्रतिष्ठित दुकान रचना बुक्स एवं प्रकाशन से एक अंतर्राष्ट्रीय कथा अनुष्ठान आयोजित किया था। उस अनुष्ठान में मेरा पहला जो जीवनी कथा था उसको प्रथम पुरस्कार मिला और उसके बाद मेरा कहानी लिखने का होड़ आगे बढ़ा और निरंतर अभी तक जारी है। वो पुरस्कार से आपको प्रोत्साहन मिला जी। और कथा के विषय वस्तु तथा पात्र आप कहाँ से लेते हैं? मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर गांव से हूँ। मैं गांव में जन्मा, वहीं से बढ़कर वहीं पढ़कर बड़ा हुआ और मेरा अधिकांश समय गांव में ही व्यतीत होता है। जितना भी अधिकांश कहानी है उसमें गांव का ही परिवेश, गांव का ही घटना, गांव का ही पात्र वहीं से ही चुनकर लेके आता हूँ। वहीं का प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर वहाँ का सांस्कृतिक उद्भव, वहाँ का नदी झरना, वो सब उसी में समेटकर कहानी बुनता हूँ। विश्व साहित्य की तुलना में आप नेपाली साहित्य को कहाँ देखते हैं अभी? विश्व साहित्य की तुलना में नेपाली साहित्य हाराहारी में ही है। यद्यपि वहाँ ये जो हमारा नेपाली साहित्य का विभिन्न साहित्यकारों का पुस्तक वगैरह है वो हिंदी साहित्य में अनुवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी बड़े बड़े साहित्यकार लोग हैं उनका कृति नेपाली साहित्य में तो प्रकाशित हुआ है। वो विश्व साहित्य की तुलना में उसको हम दिखते हैं, मगर वो दूसरा भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उनको जाना चाहिए जी। वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि नेपाली साहित्य का, विश्व साहित्य में नेपाली साहित्य का कैसा स्तर है, वो पता चलेगा जी। साहित्य लेखन के लिए इच्छुक युवाओं तथा अन्य साहित्यकारों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? साहित्य के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े साहित्यकार लोगों ने अपने साहित्य में दिखाया है। हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जहाँ से हम अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसी को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जितना भी जीवन का अधिकांश समय हम जहाँ व्यतीत करते हैं उसी को हम साहित्य में लेते हैं। साहित्य एक कला है, कला को कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए और उसी कला के माध्यम से हम सबको पहचान भी मिलता है, हम सबको एक आदर सत्कार भी मिलता है। साथ में साहित्य के माध्यम से हम अपने अंदर की जितनी भी विचार है, भावना है, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से हमारे युवा भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि साहित्य के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। अभी तो एक साहित्य के माध्यम से हम लिखकर भी कुछ पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए इसका जीविकोपार्जन का माध्यम भी हो सकता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात। और साहित्य के विकास में संघ संस्थान की भूमिका कैसी रहती है? संघ संस्थान का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। जैसे साहित्यकारों को आगे ले जाना, जो अनुज साहित्यकारों, जो कवि लेखक हैं, उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर देना, साथ साथ में कवि गोष्ठियां रखना, जैसे चर्चा परिचर्चाओं का कार्यक्रम रखना। इसके साथ में हमारे जितना भी पाठशाला वगैरह है उसमें भी साहित्यिक संस्थाओं ने जाकर वहाँ कोई कार्यक्रम रखे तो और अच्छा रहेगा कि साथ में उन विद्यार्थी लोगों को भी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगा। उनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। परिवार, समाज, सरकारी सेवा के साथ साथ आप साहित्य सृजन और एक संस्था बियाड युवा साहित्यिक संस्था भी आप संचालन करते हैं। आप समय प्रबंधन किस तरह से करते हैं? ये जो समय प्रबंधन का बात है तो अपने आप निकालना पड़ता है। जैसे हम सरकारी जागीर करते हैं, उसके बाद घर का भी काम रहता है, जैसे दैनंदिनी का काम होता है जो वो काम भी करना पड़ता है। जैसे खेती पाती का भी काम साथ में करना पड़ता है। उसके बाद सामाजिक काम, जैसे गांव घर में भी बहुत सारा काम रहता है, जैसे इधर उधर जाना पड़ता है, किसी का वो देहांत होता है उस टाइम भी वहाँ जाना पड़ता है, शादी वगैरह होता है उसमें भी जाना पड़ता है। ऐसे सभी कारणों से हम बंधे हुए हैं जी। और मैं अपना समय, आपने जो प्रश्न पूछा, रात के समय में लेता हूँ, जब सब लोग सोए हुए होते हैं उस टाइम में थोड़ा समय निकाल कर साहित्य साधना करता हूँ और कोई साहित्यिक रचना उस टाइम कर सकता हूँ। आपने अपना ही पहल से साहित्यिक संस्था का गठन किया है और इस संस्थान गठन करने का उद्देश्य क्या था? बियाड युवा साहित्यिक संस्थान जो 2021 में स्थापना हुआ है, इस संस्थान स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य हमारे भाई बहनों को साहित्य प्रति उत्प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहन करना
और जो जो साहित्य में काम कर रहे हैं उसको प्रेरणा प्रदान करना, सम्मान देकर उनको उसके काम का, उसके जितना भी उन लोगों ने किया हुआ काम को कदर करना, मूल्यांकन करना हमारा जो बीआर युवा साहित्यिक संस्थान का उद्देश्य है और आने वाले पीढ़ियों को आगे ले आना। अपनी कथा संग्रह जीवनी और छिचिमिरा के लिए भी आपको प्रतिष्ठित राज्य स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है तथा अन्य संघ संस्थानों से भी आप पुरस्कृत हो चुके हैं। पर इस बार 18 दिसंबर को जब इस साल की साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए घोषणा किया, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते समय आपको क्या अनुभव हुआ और आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? जब साहित्य अकादमी का घोषणा हुआ और मेरा नाम वहाँ, मेरा कृति का नाम और मेरा नाम वहाँ आया तो मेरा खुशी का सीमा नहीं था। वहाँ मैं बहुत आह्लादित हुआ था, एकदम खुशी हुआ था। और मेरा खुशी मैंने सर्वप्रथम मेरे परिवार, मेरी अर्धांगिनी ममता को शेयर किया, उसके बाद मेरे बेटा और मेरी बेटी को भी शेयर किया। उसके बाद जो जो मेरा साथ में रहते हैं, मेरा परिवार के लोग, उन लोगों को शेयर किया और मेरा साहित्यिक बंधु बांधव, साहित्यिक संस्थान को भी मैंने इसका खुशी शेयर किया। बहुत अच्छा लगा। अपने आप जो ये रचना किया है, जो छिचिमिरा कथा संग्रह, इसने राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा सा साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल किया। ये जितने में सफल हुआ इसके लिए मैं बहुत बहुत साहित्य अकादमी को भी आभार प्रकट करना चाहता जी। और आपको कुछ जिम्मेवारी बोध हुआ कि? बहुत सारा जिम्मेवारी अभी तो शुरुआती समय है। इसके बाद जैसे अब ये तो होता ही है कि कोई सोच कर ही जो ये कृति के ऊपर कुछ है, इसलिए उन्होंने ये कृति को ये श्रेष्ठता हासिल किया है। और उसके बाद जब ये कृति मैंने रचना की है तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी आने वाला है समय में। तो वो जिम्मेवारी बोध अभी मेरे मन के अंदर में इसका बहुत गहरा छाप बस चुका है। अपने आरंभिक लेखन कार्य के समय से ही आप आकाशवाणी से जुड़े हैं और आज इतने साल 30-32 सालों के बाद आप साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। इसके लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं और भविष्य के लिए शुभकामना भी प्रकट करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट डायरी में अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्री युवा बराल अनंत से लिए गए अंतर्वार्ताकार उषा शर्मा। में बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। समाज में जागरूकता से लेकर कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। समय से पहले विवाह होने से शिशु मृत्यु दर और माताओं की मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। खास तौर पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया। असम राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए बीते समय में बहुत तेज कार्रवाई की है। असम पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और कई मामले भी दर्ज किए हैं। इस बारे में असम में अब तीसरा विशेष अभियान चलाया गया है और बाल विवाह से जुड़े मामलों में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी कमल कुमार प्रजापति ने असम पुलिस के इस अभियान के बारे में गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से बात की। मानस, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को इस तीसरे अभियान के बारे में बताएं कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मामले दर्ज हुए। जी कमल, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश भर में ये बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी है और असम में पिछले 1.5-2 साल में असम ने काफी इसमें तो एक सक्सेस स्टोरी असम को हम मान के चल सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, अब ये जो तीसरा अभियान है ये अभी भी जारी है, लेकिन मैं खासकर बताऊंगा कि ये 21 और इसी महीने के 21 और 22 तारीख की बात करूंगा जब ये अभियान खास करके तीसरा अभियान चलाया गया पूरे प्रदेश भर में। अगर उसकी बात करें तो उसी समय उसी 2 दिन के भीतर 430 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और 345 इस पे मामले दर्ज किए गए सिर्फ ये 2 दिनों में। ये अभी भी जारी है और ये जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गए तीसरी अभियान की बात। तीसरी थर्ड स्टेज में हुआ। इसके आगे भी था, एक 2023 में फरवरी में एक अभियान चलाया गया था। उस समय लगभग 3,500 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया और उस समय भी 4,000 से ज्यादा यहाँ पे मामले दर्ज हुए थे।
जो उसी साल पिछले साल ही अक्टूबर के आसपास लगभग जो ये दूसरा मुहिम था उसमें लगभग 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उस समय भी लगभग 700 केस यहाँ पे दर्ज किए गए। एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं केस तो दर्ज हो गया, उसके बाद क्या हुआ। इस मामले में खासकर इस बाल विवाह की रोकथाम के लिए मामले में इसमें जो पुलिस का कहना है कि लगभग 95% यहाँ पर कन्विक्शन रेट दर्ज किया गया था, मतलब 100 में से 95 लोगों को यहाँ पे दोषी माना गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे जारी है। ये रही तीसरी बात। अब जैसे मैंने बताई ये अभी भी है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अभियान यहाँ पे जारी है, साथ में एक जागरूकता अभियान भी जारी है। सिर्फ कानूनी कार्रवाई तो एक बहुत बुरा है ही, कानून का डर लोगों में है आ गया, ये बहुत बड़ी बात। साथ में एक जागरूकता भी कि जो बाल विवाह क्यों रोकना चाहिए, ये भी एक यहाँ पे विभिन्न विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। कमल जी, और इसमें कौन से जिलों पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि असम के कुछ खास जिलों में ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, तो उनका अगर आप हमारे साथ जिक्र करना चाहें। जी देखिए, इसमें जो ये पिछले अगर मैं दो मुहिम की बात करूं तो असम जो निचले असम है, लोअर असम, जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं फिर भी बताना चाहूंगा, अगर असम में हम लोग जैसे बात करेंगे ऐसे कि ऊपरी असम और निचले असम कहेंगे, ब्रह्मपुत्र के इस पर में ऊपरी असम जो जगह है और बाकी एक निचले असम। तो निचले असम जो बांग्लादेश बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, वो धुबरी जिला है यहाँ पे। तो इस बार भी ये धुबरी जिला में भी ये इसमें ज्यादा मामले यहाँ पे भी सामने आए हैं और इस बार लगभग जो मैंने 21-22 तारीख की बात है, अगर उसी के आंकड़े मान के चले तो 68 लोगों को धुबरी जिले में इस बार गिरफ्तार किया गया है। और साथ में ही और कुछ ऐसे जिले हैं जैसे मोरीगांव जिला हो गया, फिर ग्वालपारा हो गया और कुछ क्षेत्र है जैसे चाय बागान की जगह हो गया, वहां पर भी ये सब मामले ज्यादा है। तो कुल मिला के इन सब जगहों पर इस बार भी कार्रवाई जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा पैन असम है, पूरा असम में जितने जिले हैं, जितने जगह की। और मैं बात करूं कि गुवाहाटी में हूं, गुवाहाटी में भी अगर मामले सामने आते हैं तो पुलिस वहां भी पहुंच जाती है, या जो बल है काम कर रहे हैं इस पे। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि एक जगह को छोड़ जाएगा, पूरे असम में ही यहाँ पे नजर बना के रखे हुए हैं। कमल जी, और अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है और उससे ये भी देखने में आ रहा है कि अगर बाल विवाह कम होता है तो जो माताओं की मृत्यु दर है और बच्चों की मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। असम में भी इसके कुछ सकारात्मक नतीजे आए हैं, तो इस बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है, हर साल इसमें कमी आ रही है। ये बहुत एक सकारात्मक दिश है और असम में भी यहाँ पे ये आगे की तुलना में इस पे कमियां हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें, जैसे मेरे सामने जो आंकड़े हैं कि 2020 और 21 की अगर हम बात करें एमएमआर में, तो ये जो आंकड़े थे ये थे 984, मतलब 984। और इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग बात करें तो ये घट के हो गया है 2024 में 372, मतलब आधे से भी ज्यादा इसमें कमी आई है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। एक ऐसे ही जो बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो इसमें 2020-21 के आंकड़ा अगर बात करें तो इसमें थे 9472 और इसमें हो गया है 4790, 4790 ये हो गया है 23 और 24 में। तो हम लोग ये आंकड़े बताते हैं कि ये इसमें बहुत सुधार आया है और इसको हम लोग बहुत ये मान सकते हैं ये कानूनी कार्रवाई है, साथ में जैसे मैंने बताया जागरूकता अभियान है, हर तरह से एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है जिसका शायद फायदा अभी नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पे जो सरकार के कदम है, जो बच्चों के लिए विशेष करके चाइल्ड के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, उन लोग के बेहतर जीवन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन लोग को योजना देना, पढ़ाई लिखाई करना, सरकार की तरफ से साइकिल देना, तो ये सब कई सारे मुद्दे हैं। कमल, बहुत धन्यवाद मानस इस विस्तृत जानकारी के लिए। श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के आज के अंक में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा पता है AIRNSD@gmail.com। हमें व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े समाचार, गतिविधियां और रिपोर्ट तथा सूचनाओं के साथ। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। आलेख और संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।